नमस्कार। मैं तेजिंदर छाबड़ा एस्ट्रो ज्योति से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो है प्रश्न कुंडली का लास्ट क्लास है। और कोर्स हमारा जो है बहुत ही बढ़िया रहा है, जर्नी बहुत अच्छी रही है। मैम ने बहुत अच्छे से ऑफ कोर्स, कोर्स इसमें कोर्स कोई शक करवाया नहीं है। है। तो आज हम जो है सबसे पहले मिश्रा सर के जो डाउट्स रह गए हैं पहले हम उनसे ही स्टार्ट करेंगे। तो हम सर आपका ही वेट कर रहे थे, तो मैम राइट, साजिक योग करवाने जा रहे थे, तो आप ही का हम वेट कर रहे थे। तो उसके बाद फिर राइट, बहुत जैसे अच्छा जैसे लगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस जिसके आएंगे हम वो उसको लेते रहेंगे, और उसके बाद मैम जो कराना चाहेंगी फिर हम एंड में लास्ट टॉप करके वाइंड अप करेंगे। तेजेंद्र जी, इससे ओके। पहले मैं आपका आगे मैडम शुरू करें, मैं पर्सनली आपका थैंक्स करना चाहता हूं फॉर द रीजन कि आप लोगों ने वाकई बहुत मेहनत करी है नोट्स को प्रिपेयर करने में। मतलब ऐसा नहीं है कि उठा के घास काटने वाला काम नहीं किया है आप लोगों ने। एक अच्छी मेहनत करी है, और सबसे बड़ा उसमें जो मार्वलस जॉब है, जो शायद हर एक के बस का नहीं है, मैं को मेरे बस का नहीं है, वो ये है कि इतने कम टाइम में उसी नोट्स को आपने ट्रांसलेट भी किया है जी। थैंक यू सो मच सर। ये ये मतलब आप एक लैंग्वेज में तो बना सकते हैं, मैं मान ली बात आपको कि एक लैंग्वेज में बनाना, चलो ठीक है, मेहनत करेंगे, आप बना लेंगे, पर उसी लैंग्वेज नोट्स को आपने एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, और जो लोगों को आपने उसमें पोस्ट किया है, वो बहुत मार्वलस जॉब है। इसके लिए मैं आपको बाय हार्ट आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, और साथ में थैंक्स भी करना चाहता थैंक यू सो मच सर। ये सारा जो है पूरा क्रेडिट मैं अपनी वाइफ को देना चाहूंगा, दीपाली को। ये सब ट्रांसलेशन का काम और नोट्स बनाने का काम सारा कंप्लीट उसी ने किया है। तो हूँ। बहुत बड़ा काम है साहब ये, बिल्कुल मतलब मैं बिल्कुल, समझता हूँ छोटा काम नहीं है ये, बहुत बड़ा काम है सर, बहुत बड़ा काम है। बहुत मुझे बड़ा काम। बहुत टाइम लगता है इसमें। नो ठीक है सो सर। नो थैंक यू, डाउट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी मैम, स्टार्ट कीजिए आप। जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। और आज हम ताजिक जो योग है एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। जी। तो ताजिक में बहुत से योग हैं जो हम यहाँ पे सभी योग को लेना पॉसिबल नहीं है। तो मेन मेन योग जो हमारे प्रश्न शास्त्र में बहुत काम आते हैं, उन योगों पे आज फिर से बात। देखिए, एक है इकबाल योग। यह योग तब बनता है जब सभी ग्रह 1 4 7 10 और पणफर भाव केंद्र में, और पणफर भाव में, पणफर भाव है 2 5 8 11। तो 5 8 11 में से आप 8 को हटा दीजिए। हालांकि हमारे शत पंचिष्कर ये कहती है कि 8 है, लेकिन जब भी 8वां भाव आप देखेंगे तो उसमें जो है शुभ परिणाम कम ही मिलते हैं, तो आप उसको हटा सकते हैं। जब भी ग्रह इन भावों में होते हैं तो शुभ परिणाम मिलते हैं। तो अगर ग्रह 1 4 7 10 में है, सारे ग्रह पूरे केंद्र में है, तो इकबाल योग होता है। और जैसा कि हम अब तक पढ़ते आए, केंद्र में ग्रह शुभ फल देते हैं, और जब वो शुभ फल देते हैं तो इकबाल योग नेचुरली अच्छा ही योग माना जाता है, शुभ योग है। और पणफर में अगर हम 8वें भाव को हटा दें तो 2 5 11 में अगर सारे ग्रह आ गए तो वो भी शुभ के फल देते हैं। इकबाल योग के साथ साथ अब हम सिर्फ भाव नहीं, बाकी चीजें भी नोट करेंगे। ये इकबाल योग तो यहाँ पे आ ही गया। अब हम देखते हैं इंदुवार योग। यह योग तब निर्मित होता है जब सभी ग्रह ओपोक्लिम, यानी 3 6 9 और 12 में स्थित हों। सभी मतलब ज्यादातर, अधिकांश ग्रह, मेन ग्रह इन भावों में हों। और इसमें भी हम एक नाइन्थ को छोड़ सकते हैं। नाइन्थ को हटा दें तो बाकी अगर हम देखेंगे कि ये जो सारे ग्रह अगर इनमें बैठ गए तो शुभ परिणाम नहीं मिलते। इसलिए इंदुवार योग जब कुंडली में बनता है तो हम प्रश्न कुंडली में अगर इंदुवार योग बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न की फलित होने की संभावना जो कम हो जाए। ताजिक के योग आपको ये संकेत शुरू में ही दे देते हैं कि ये प्रश्न फलीभूत होने वाला है या नहीं होने। इंदुवार योग 9th भाव को छोड़ दें ओपोक्लिम में, बाकी इनमें सारे ग्रह आ गए तो हम कह सकते हैं ये इंदुवार योग है, और ये प्रश्न के फलित के लिए बहुत अच्छा योग है।
अब हम आते हैं मेन इत्तिशाल योग पे। इत्तिशाल योग पे हम आज डिटेल बात करेंगे। इत्तिशाल योग देखिए अच्छा होता है, शुभ होता है, लेकिन कई बार इत्तिशाल योग जो है उतना ही स्ट्रांगली अशुभ के परिणाम भी देता है। वो कैसे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। इत्तिशाल योग की 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि जो पहली कंडीशन है कि मंद गति जो ग्रह है वो आगे होना चाहिए और तेज चलने वाला ग्रह है वो पीछे होना चाहिए। उससे क्या होता है, जिस टाइम पे वो ग्रह उसको क्रॉस करेगा, मान लीजिए शनि और चंद्रमा की बात लें, क्योंकि सबसे फास्ट चंद्रमा है और सबसे स्लो शनि है। शनि आगे है, चंद्रमा पीछे है। जिस टाइम पे डिग्री वाइज चंद्रमा शनि के बराबर आ जाएगा तो वो अपनी जो शक्ति है वो शनि को दे देगा और इस तरह से शनि जो है वो अपने फल शुभ देने लगे। अब यहाँ पे गोचर भी देखेंगे, जिस गोचर में, जिस भाव में जब शनि के ऊपर से चंद्रमा गुजरेगा उस टाइम पे जो मोस्टली फल शुभ होने लगे। इत्तिशाल की ये पहली कंडीशन है। यहाँ पे सिर्फ शनि चंद्रमा नहीं, कोई भी मंद गति और कोई भी तेज गति ले सकते मतलब हैं। चंद्रमा और शनि की डिग्री बराबर होनी चाहिए मैडम। हाँ, जब बराबर डिग्री पे आ जाते हैं तभी वो क्रॉस करेगा। हाँ, ठीक। और जब वो क्रॉस करेगा तो उस टाइम पे ये जो, हालांकि अगर हम वैसे देखें वैदिक में तो शनि चंद्रमा मिलके कौन सा योग बनाते हैं, अगर आप योग, विष योग। विष योग बनाते हैं, और लेकिन जबकि बड़ा यहाँ पे, खतरनाक योग होता है मैडम। जी हाँ, लेकिन उस वो भी योग सिर्फ ये मत देखिए कि किसी भाव में शनि चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं तो खराब भी हो, उसमें भी बहुत सारी चीजें देखेंगे तब विष योग का प्रभाव। तो अब यहाँ पे जब वो सेम डिग्री पे आ जाते हैं तो वो चंद्रमा अपनी शक्ति जो है वो शनि को देता है और वो एक शुभ, लेकिन इत्तिशाल योग यहीं पे कंप्लीट नहीं हो रहा। ये एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे हम 3 कंडीशंस की बात कर रहे हैं। एक कंडीशन हो गई कि वो जब तेज गति ग्रह मंद गति ग्रह को क्रॉस करता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि ग्रहों में आपस में, और इत्तिशाल प्रश्न कुंडली में इत्तिशाल हमेशा लग्नेश और कार्येश में भी, जिस हम ग्रह की, जिस प्रश्न की बात कर रहे हैं उसका भाव का स्वामी कौन है, उसके बीच में और लग्नेश के बीच में, या फिर लग्नेश के और चंद्रमा के बीच में, या कार्येश और चंद्रमा के बीच में इत्तिशाल देखता। तो दूसरी कंडीशन है कि ये जिनके बीच में हम इत्तिशाल देख रहे हैं आपस में उनमें ताजिक दृष्टि है या नहीं। ताजिक दृष्टि कौन कौन सी होती है, 5 और 9, 5वें और 9वें ग्रह में। अगर हम शनि और चंद्रमा की बात करें तो शनि 5वें में, चंद्रमा 9th में, या चंद्रमा 9th में, शनि 5वें, आपस में इनकी 5-9 की दृष्टि। या दूसरी गुप्त दृष्टि होती है 3 और 11, एक ग्रह 3 में और एक 11। इसको जो हमारी पराशरी दृष्टि है उसमें मैच मत करिए, ठीक है, वो अलग है, ताजिक की दृष्टियां अलग है। ये तो मैत्री हो गई, 5, 9 और 3, 11, एक प्रत्यक्ष मित्र और एक गुप्त। और शत्रु दृष्टि हो गई 1, 7, 4, 10, ठीक है। और तटस्थ हो गए 2, 12, 6, 8। तो जब कोई भी दृष्टि हो इत्तिशाल के लिए, चाहे मित्र हो या शत्रु, पर दृष्टि जरूर होनी चाहिए, तभी इत्तिशाल होगा। हालांकि ये होगा, मित्र दृष्टि मिल रही है तो इत्तिशाल शुभता ज्यादा देगा, और अगर शत्रु दृष्टि मिल रही है तो उसकी शुभता में कुछ कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। लेकिन इत्तिशाल तभी होगा जब दृष्टि होगी। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए मिश्रा जी। बिल्कुल क्लियर हो गया मैडम। अब देखिए तीसरा पॉइंट, इत्तिशाल के लिए जो तीसरी कंडीशन है, ताजिक में ग्रहों के दीप्तांश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और फिक्स्ड होते हैं।
ठीक है, मैंने आपको किसी क्लास में टेबल शेयर की थी या ग्रुप में शेयर की थी, मुझे याद नहीं। टेबल जो है वो शेयर की थी मैंने। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बताइए, आई विल शेयर अगेन। टेबल है मैडम, है? टेबल है। जी जी। अब देखिए दीप्तांश किस तरह से होते हैं। सूर्य का दीप्तांश 15 होता है, चांद चंद्रमा का 12 होता है, मंगल 8, बुध 7, बृहस्पति 9, शुक्र 7 और शनि 9। अब देखिए कि इसमें हम देखते हैं मंद गति ग्रह और तेज गति ग्रह, मतलब लग्नेश कार्येश, जिनके बीच में इत्थशाल देख रहे हैं उनकी, या फिर लग्नेश चंद्रमा या कार्येश चंद्रमा, इनका दीप्तांश जो है हम प्लस करेंगे, दोनों के दीप्तांश जोड़ेंगे और फिर उनका औसत निकालेंगे। औसत क्या निकालेंगे, दो ग्रह हैं तो औसत कैसे निकालेंगे, उनको दो से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारा लग्नेश सूर्य और कार्येश चंद्रमा है, तो हमने लिया 12 और 15। अब 12 और 15 कितने हुए, 27, 27 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 13.5। 13.5। ठीक है, अब इनका औसत आया 13.5। अब हम देखते हैं कि अगर दीप्तांश 10 डिग्री के अंदर है तो इत्थशाल है। औसत जो है, एवरेज जो है इनका, वो 10 डिग्री के अंदर होना चाहिए दीप्तांश। ठीक। ठीक है, तो ये हमारा हो गई ये तीनों कंडीशन। पहली कंडीशन, दोनों मंद गति आगे और तेज गति पीछे है। दूसरी कंडीशन, उनके दृष्टि मित्र या शत्रु कोई भी दृष्टि है, आपस में एक दूसरे से दृष्टि से संबंधित हैं। और तीसरा, दीप्तांश का औसत 10 डिग्री के अंदर, तो इत्थशाल जो है वो इनके बीच में है। अब इत्थशाल देखिए, अगर इत्थशाल जो है नॉर्मली शुभ परिणाम देता है, लेकिन अभी अभी हमने पीछे कुछ केस स्टडीज की, वहां पे हमने देखा था कि इत्थशाल है तो वो और खराब कर। अगर आपको याद हो, हमने मुकदमे वाला जो केस देखा, उसमें इत्थशाल भी था लग्नेश और कार्येश के बीच में। तो वो इत्थशाल क्या सूचित कर रहा था कि जो विक्टिम है उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको कारावास मिलेगी। देखिए क्यों। लग्नेश और इत्थशाल शुभ देता है लेकिन हमेशा नहीं होता। लग्नेश और अष्टमेश के बीच इत्थशाल विपत्ति, रुकावट, यहाँ तक कि मृत्यु को भी दर्शाता है। इत्थशाल भाव पे और बहुत और भी चीजों पे डिपेंड करता है। इत्थशाल अमूमन शुभ होता है, अमली शुभ होता है, लेकिन अगर अष्टमेश आ गया बीच में, दशमेश द्वादशेश आ गया, तो इत्थशाल उस भाव को बढ़ा देता है। इत्थशाल का काम है जो भाव है उसको और ज्यादा एक्टिवेशन करवा। ठीक है, तो वो अगर भाव खराब है तो वो उसको और ज्यादा एक्टिवेट करा देगा, तो वो भाव अपने जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बढ़ा। इसलिए अष्टमेश के साथ इत्थशाल है तो वो विपत्तियां ला देगा। अष्टमेश, अष्टम का काम है विपत्तियां लाना। और एक और इत्थशाल का अष्टमेश का काम एक सडन धन लाभ करवाना भी है। अगर धन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो इत्थशाल धन लाभ भी करवा सकता है। तो हमें सारे कारकत्व को ध्यान में रखते हुए ही कुछ प्रेडिक्शन कर। अब हम आते हैं इत्थशाल के प्रकार पे। वर्तमान इत्थशाल, ये एक सामान्य इत्थशाल है और यह घटना की भावी स्थिति बताता है। घटना होने वाली है निकट भविष्य में। ठीक है, जैसे ही उनकी डिग्रीज 1 डिग्री के आसपास भी आएंगी तो इत्थशाल शुरू हो जाएगी। पूर्ण इत्थशाल, जब लग्नेश और कार्यशाल इत्थशाल योग में हो और उनके भोगांश 1 अंश के भीतर हो।
ठीक है, इत्थशाल में है और 1 डिग्री के अंदर अंदर दोनों, लग्नेश और कार्येश। तो पूर्ण इत्थशाल हम बता सकते हैं कि पूर्ण इत्थशाल है। और पूर्ण इत्थशाल किसी भी घटना की वर्तमान स्थिति को बता, घटना हो रही है, आज अगर इत्थशाल लग रहा है तो घटना आज हो रही है। भविष्य इत्थशाल, जब इत्थशाल अभी ना बन रहा, अभी नहीं बन रहा लेकिन निकटता के करीब है। ठीक है, दृष्टि है 3-5 की दृष्टि है लेकिन चौथे पे किनारे पे बैठा है या सेकंड पे किनारे पे बैठा है। ठीक है, सेकंड पे किनारे पे बैठ के थोड़े दिनों में तीसरे में जा रहा है, तो 3-5 की दृष्टि होने पर, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये निकट भविष्य में काम होने वाला है, अभी तो नहीं। और उसमें हम ग्रह की गति देख लेंगे कि किस गति से मूव करने वाला है, उतने दिन काम। इत्थशाल जो है वो आपको टाइम भी बता देगा, अभी घटना नहीं हो रही, कब होने, कितने दिनों में। सूर्य है, सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में एक महीना ले, तो हम कह सकते हैं कि अभी नेक्स्ट मंथ आपका काम हो सकता है, अभी थोड़ा दिन। तो ये इस तरह से बता सकते हैं। देखिए और प्रकार है इत्थशाल का, मणो योग। यह तब उत्पन्न होता है जब लग्नेश और कार्येश के बीच इत्थशाल हो और शीघ्र गति ग्रह एक पाप ग्रह द्वारा दीप्तांश सीमा के भीतर युति अथवा दृष्टि से पीड़ित हो। इत्थशाल तो है, इत्थशाल की कंडीशंस पूरी हो रही हैं, लेकिन शीघ्र गति ग्रह किसी पाप ग्रह द्वारा दीप्तांश सीमा के भीतर, और कोई पाप ग्रह उसको दृष्टि दे रहा है और पाप ग्रह उसके साथ कंजंक्शन में, पाप ग्रह बैठा है, पाप ग्रह दृष्टि दे रहा है, और चाहे वो ताजिक की दृष्टि है या पराशरी, यहाँ पे ताजिक की दृष्टि देखेंगे। ताजिक की दृष्टि में पाप ग्रह है और दीप्तांश में भी लगभग बराबर आ रहा है, औसत के अंदर आ रहा है, और जो है वो कंजंक्शन भी है पाप ग्रह। तो ये हम कौन सा कह इत्तिशाल सकते है हैं मैडम? जी, ये कौन सा इत्तिशाल बताया आपने? मणु। मणो। ये तो ये इत्तिशाल बताता है कि काम जो है वो नहीं, देखिए इत्तिशाल हम कह के पहले हम नॉर्मली अच्छा ग्रह, अच्छा योग है, लेकिन अगर पाप ग्रह से इत्तिशाल हो रहा है तो वो असफलता दिख। दूसरा है दुष्फाली कुत्थ योग। लग्नेश और कार्येश के बीच एक इत्तिशाल में यदि शीघ्र गति ग्रह की अपेक्षा मंद गति ग्रह बलवान हो। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि 2 ग्रह हमारे पास, एक लग्नेश और कार्येश, तो जो तेज गति ग्रह है उससे ज्यादा मंद गति बलवान, उसके पास स्थान बल हो, उसके पास पक्ष बल हो, उसके पास मित्र ग्रह की दृष्टि हो, युति कंजंक्शन हो, भाव अच्छा हो, ये सारी चीजें अगर मंद गति के पास हैं तो ये दुष्फाली विशाल योग होता है, और ये शुभ है। मंद गति अगर स्ट्रांग है तो ये शुभ परिणाम देगा। ये मेन थे। और अब हम आते हैं इशराफ योग। इशराफ यह इत्तिशाल का विपरीत योग है। विपरीत कैसे है? इसमें तेज गति ग्रह मंद गति से पीछे होगा, तेज गति वाला आगे होगा, मंद गति वाला पीछे होगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं। इत्तिशाल में क्या था? इत्तिशाल में तेज गति पीछे था, मंद गति आगे, तो वो क्रॉस कर रहा था। इसमें मंद गति आगे है और तेज गति आगे है, मंद गति पीछे है, ये क्रॉसिंग नहीं हो रही है, और ये लग्नेश और कार्येश के बीच। तो ये हो गया इशराफ, और बाकी के दोनों योग हैं सेम होने चाहिए।
इशराफ योग तब होगा जब मित्र या शत्रु दृष्टि मिल रही है और दीप्तांश 10 डिग्री के अंदर है, तो इशराफ योग होगा। इशराफ योग नॉर्मली जो है शुभ नहीं होता, प्रश्न की अशुभता को बताता है, कार्य सिद्धि में रुकावट बताता है, और ये जनरली पास्ट की चीजें बताता है, पास्ट में ऐसा हुआ था इस टाइम पे। और जब भाग लेने वाले ग्रह अशुभ हैं, लग्नेश और कार्येश दोनों अशुभ ग्रह हैं, या वो 6, 8, 12 के स्वामी हैं या वक्री हैं, तो इशराफ और ज्यादा अशुभ जाता। अब मैं एक आपको और योग बता रही हूँ ताजिक का, वो है रद्द योग। अगर आप इसको देख लेते हैं, स्पेशली ऑफिशियल क्वेश्चंस में या फिर प्रमोशंस में, व्यापार में, रोजगार में, तो ये बहुत आपको स्टार्टिंग में ही बहुत कुछ बता देगा। क्या बताएं मैडम, अगर दोबारा बता दीजिए प्लीज। रद्द योग। रद्द योग, ठीक है। इस योग में लग्नेश और कार्येश स्थिशाल में हूं, और उनमें से कोई एक ग्रह वक्री, अस्त, नीच 6, 8, 12वें भाव आदि में हो। ठीक है, जी। इत्थशाल योग हो रहा है दोनों के बीच में, और उनमें से एक वक्री है, अस्त है, नीच है, या 6, 8, 12 में है, या उनका स्वामी। तो इत्थशाल योग के द्वारा किसी प्रश्न का विश्लेषण करते समय किसी घटना के स्थगन के लिए रद्द योग की उपस्थिति देखी जानी चाहिए। और भी चीजों में हम इसको लगा सकते हैं, मुकदमे से रिलेटेड में लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में अगर हमने देख लिया कि रद्द योग आ रहा है, तो आ सकते कि आपका काम अभी नहीं होने वाला, मुकदमे से रिलेटेड मान लीजिए आपको जीत अभी नहीं मिली, स्थगन होगा। प्रमोशन है अभी नहीं, रोजगार है अभी, हाइट्स पे दी जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस में स्थगन योग या रद्द आता है। कंडीशन है इत्थशाल हो और एक वक्री, नीच, अस्त या 6, 8, 12 का स्वामी है उसमें बैठे। रद्द योग 6, 8, 12वें भाव से अथवा 6, 8, 12वें भाव के स्वामी के साथ बनता है, तो यह स्थगन स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो ये हैं हमारे मेन ताजिक के योग। जी। इनमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, जी। आगे चलते हैं। तेजिंदर जी, अगर जो स्लाइड मैंने लगाई है, कुछ थोड़े से हम प्रश्न शास्त्र के अ, और थोड़े से हमारे पास वो हैं टिप्स हैं, वो हम दे सकते हैं, देख सकते हैं। ये वाली सी स्लाइड में ये मिल रहा है, ये अ, किस भाव से क्या विचार। धन प्राप्ति के, और क्या है, नहीं एक और दूसरी थी, वो किस भाव से क्या देखें भाई। ये दो भेजे थे आपने ये। अच्छा, ये दो ही भेजे मैंने। हाँ, दो ही भेजे हैं आपने।
एक धन प्राप्ति की कुंडली भी आई थी ना, इन्होंने गीत में शेयर की थी शायद, उसका भी हम देखिए। प्रश्न शास्त्र में कार्य कब सिद्ध होगा उसके अनुसार ग्रह स्थिति का विचार करना चाहिए। यदि कार्य कुछ दिन में फलीभूत हो रहा है तो चंद्र का विचार करें। अगर आपको ये होप है कि चंद्रमा से अगर आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, चंद्रमा का गोचर का आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि चंद्रमा का चंद्रमा कहाँ चल रहा है और लग्न के ऊपर चंद्रमा कब पहुंचेगा, या वो कार्येश जो है उसके ऊपर चंद्रमा कब जाएगा। तो चंद्रमा का जो एक दिन में जो जितना चलता है वो 2.25 दिन चलता है, एक राशि को चेंज कर लेता 2.25 दिन। तो 2.25 दिन में आप कैलकुलेट कर लीजिए, सप्तम से है, अष्टम में आएगा, फिर नवम में आएगा, दशम में आएगा, 11वें में आएगा, 12वें में आएगा, लगन के ऊपर चंद्रमा कब आएगा। और फिर कार्येश को भी कैलकुलेट कर लीजिए और इन दोनों टाइम का एक एवरेज निकाल लीजिए और उनको बता सकते हैं कि भाई डेज का अगर है तो उतने दिनों में काम हो। लेकिन कोई काम ऐसा है जो डेज में नहीं, मंथ्स में होने वाला है, हम सूर्य का विचार करें तो सूर्य जो है वो एक मंथ चलता है एक राशि में। तो जहां पे सूर्य है, लग्न तक आने में और कार्येश्वर तक आने में कितना टाइम सूर्य को लगेगा, एक एक मंथ का। सप्तम में है तो लग्न में आने में कितना टाइम लगेगा सूर्य को, बताइए कैलकुलेट करके। मान लीजिए सप्तम में सूर्य है आज, लग्न में कब आएगा, 15 दिन बाद आ जाएगा। 1 6 महीना months. एक राशि में चल रहा है सूर्य, 6 months. 6 मंथ्स, यस। दिन में तो चल ही नहीं रहा, एक राशि में एक मंथ ले रहा है अबाउट, तो लगभग 6 महीने। और कार्येश कहाँ पे है ये भी देख लीजिए और उसका आप औसत निकाल लीजिए और उनको बता सकते हैं कि अबाउट 8 मंथ्स, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 5 मंथ्स आपका चले। और गुरु हो वर्ष का है तो हम गुरु का प्रश्न कुंडली लग मोस्टली 1 साल के अंदर अंदर ना हो, हम इसीलिए गुरु के गोचर को ज्यादा नहीं ले। प्रश्न कुंडली में यदि वक्री ग्रह के नक्षत्र में हो तो कार्य असफल होता है। देखिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि नक्षत्र का ध्यान हमेशा रखिए, प्रश्न कुंडली में नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और नक्षत्र का आप ध्यान रखिए। अगर ग्रह भी वक्री है और वक्री ग्रह के नक्षत्र में भी है तो कार्य असफल होगा। यदि वक्री ग्रह मार्गी नक्षत्र में तो कार्य सिद्धि में देरी हो सकती है। फलादेश करते समय भाव ग्रहों के नक्षत्र और भाव में बैठे अन्य ग्रहों के प्रभाव की भी विवेचना करनी चाहिए। बली ग्रहों के बलाबल और स्वभाव का विचार अवश्य करना चाहिए। कैसे करेंगे, ग्रह देखेंगे, ठीक है, कौन सा ग्रह कहाँ पे है जो हमारे प्रश्न से रिलेटेड है, किस भाव में है, क्या वो भाव उसके अनुकूल है या नहीं, उस ग्रह का नक्षत्र क्या है, नक्षत्र स्वामी उससे मित्रता में है या शत्रुता में है, और उस भाव में बैठे जिससे वो इफेक्ट हो रहा है उसमें अन्य ग्रहों का प्रभाव कैसे क्या है, अन्य किसी ग्रह की दृष्टि है, अन्य कोई ग्रह वहां पे बैठा है या और किसी तरह से संबंधित है, कोई राशि अन्य ग्रह की है, तो उसका क्या विचार होगा, ये चीजें मेन है। बली ग्रहों के बलाबल, ग्रह बली है या कमजोर है, ठीक है, अस्त का तो नहीं है, नीच का तो नहीं है, ये भी हमें देखना है। और उसका स्वभाव कैसा है ये भी हमें देखना, उसके बाद ही किसी चीज के फलित में जाना है।
एक मैं डालना भी उसको, मैं आपको मैं शेयर कर, मैं पढ़ देती। ग्रुप में शेयर कर दो मैम, फोटो जो भी है ना, पिक्चर ग्रुप हाँ में। जी, हाँ। पहले कुंडली ले लेते हैं, फिर मैं उसको निकाल लेती। जी हाँ, ये मैं शेयर। आ गया होगा आपके पास। देखिए, किस भाव से क्या देखें। धन प्राप्ति के पृष्ठ में लग्न, लग्नेश, धन, धनेश और चंद्र, इन तीनों का हम विचार करेंगे। इनमें से सभी स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम धन के क्वेश्चन को मानेंगे कि ये जो धन प्राप्ति है वो इजी है, आसानी से होने वाली। और अगर ये अशुभ हैं या इनमें से कोई 6, 8, 12 का स्वामी हो गया, उनसे संबंधित हो गया, तो वहां पे डिले हो। यश प्राप्ति के लिए लग्न, तृतीय, दशम और इसके स्वामी तथा चंद्र। यश प्राप्ति से यहाँ पे एक ग्रह इन्होंने छोड़ दिया, यश प्राप्ति के लिए सूर्य को भी देखो। सुख, शांति, ग्रह, भूमि आदि की प्राप्ति के प्रश्न में लग्न, चतुर्थ, दशम, इनके स्वामी और चंद्र। परीक्षा में सफलता के लिए लग्न, पंचम, नवम, दशम स्थान और इनके स्वामी और चंद्र। विवाह संबंधी प्रश्न के लिए लग्न, द्वितीय, सप्तम और इनके स्वामी तथा चंद्र। नौकरी, व्यवसाय, मुकदमा संबंधी प्रश्न के लिए लग्न, लग्नेश, दशम, दशमेश, एकादश, एकादशेश और चंद्र। बड़े व्यापार के लिए लग्न, लग्नेश, द्वितीय, द्वितीयेश, सप्तम, सप्तमेश, दशम, दशमेश, एकादश, एकादशेश और चंद्र। लाभ के लिए लग्न, लग्नेश, एकादश, एकादशेश और चंद्र। संतान प्राप्ति के लिए लग्न, लग्नेश, द्वितीय, द्वितीयेश, पंचम, पंचमेश और गुरु से विचार किया जाता। तो ये आप ध्यान में रखिए कि किस भाव और किस ग्रह से कौन से प्रश्न का आंसर करना है। उन्हीं को देखिए कितने बलशाली हैं, उनके बीच में खशाल है, श्राप है, ताजिक का कौन सा योग लग रहा है, उन पे दृष्टि किसकी है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, दशा कौन सी चल रही, क्या उनसे रिलेटेड कोई दशा चल रही है। तो जब उनसे रिलेटेड दशा चल रही है, कार्य जो है उसी समय फलित हो जाए। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए, तो आपको प्रश्न कुंडली को का फलित देखना बहुत आसान हो जाए। अब हम एक कुंडली लेते हैं। आप लोग अपनी ऐप में बना लीजिए वो। September 21 2023, मैम 19:17 कौन सा टाइम। सितंबर, जी, कौन सा सितंबर है? 21 सितंबर।
21 सितंबर 2023, 19:17 टाइम है। अंधेरी मुंबई जगह है, अंधेरी महाराष्ट्र। धन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम इसमें कौन सा भाव देखेंगे? मैम टाइम क्या बताया था आपने? 19:17 19:17। 7:17 PM। मिश्रा जी लगाइए कुंडली। अभी हमने देखा कि हमें धन के लिए कौन कौन से भाव और ग्रह देखते हैं। अलंकृता आप बताइए कौन सा भाव देखेंगी आप? अभी अभी ग्रुप में शेयर किया मैंने। मैं देख वो कुंडली ये नहीं मेरी लगती है। ये मीन राशि कुंडली है मैडम, जी और धन भाव में है। जी। ये आपके राहु है, हम्म। जुपिटर भी है, जुपिटर। आप पहले सभी के लिए थोड़ा इजी होगा, ये बताइए कि हम धन से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए क्या क्या देखेंगे? एक तो मैडम लगन देखना चाहिए मुझे, बिल्कुल। दूसरा धन भाव देखना चाहिए, हम्म। और तीसरा एकादश भाव देखना चाहिए। जी। एकादश भाव। एकादश भाव भी देखना चाहिए। और एग्जैक्टली। चौथा चंद्रमा देखना चाहिए। जी। दो चीजें मेरे भूल हिसाब। रहे हैं। हम्म। दो चीजें भूल रहे हैं। जी। लग्नेश और धनेश। अच्छा, लग्नेश और धनेश, ठीक है मैडम, बिल्कुल ठीक। अब देखिए लग्न, सबसे पहले लग्न देखिए। लग्न बृहस्पति का है, और और ये बृहस्पति कहाँ है? बृहस्पति दूसरे भाव में। और ये देखना कैसे पड़ेगा, है? बृहस्पति रिट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड है। ठीक है, एक पॉइंट ये पकड़ लीजिए, रेट्रोग्रेड है। हम्म। और किसके साथ है? राहु के साथ है, मेष राशि में। मेष राशि में। मेष राशि जो है वो मंगल की है। जी। मंगल कहाँ पे गए? मंगल सप्तम में गए, 22 डिग्री में और सूर्य, और वे सूर्य यहाँ पे नीच के हो गए हैं। सूर्य नीच के हो गए हैं। और सप्तम के स्वामी कौन है? नहीं, सूर्य नीच के नहीं हुए जी। सूर्य नीच के 7वीं राशि में होते हैं। एक मिनट। ये अपने मित्र की राशि हाँ में ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जेटली जी, ठीक। सूर्य हाँ, यहाँ तुला पे, राशि में सूर्य सूर्य नीच कन्या के राशि में है। तुला राशि में होंगे। ठीक है। और आप देखिए ये किसकी राशि में है सूर्य? बुध की राशि में है, और और बुध की बुध बुध कहाँ जो पे है? गए हैं, बुध गए हैं छठे भाव में सूर्य, तो सूर्य और बुध के अंदर परिवर्तन योग बन रहा है। जी हाँ, परिवर्तन योग है। राशि परिवर्तन है, लेकिन छठे भाव में है राशि जी। परिवर्तन। चलिए अब हम आते हैं, लग्नेश की बात हो गई। लग्नेश किसके साथ में है? लग्नेश राहु के साथ है। लग्नेश राहु के साथ। तो गुरु यहाँ पे जो है लग्नेश है, लेकिन गुरु यहाँ पे राहु से पीड़ित हैं। जी। ठीक है, और वक्री हैं। वक्री भी हैं। अब आप देखिए धनेश हमने देख लिए। धनेश मंगल हैं, सूर्य के साथ हैं, और 22 डिग्री पे हैं, तो लगभग नीच की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तुला राशि से कुछ ही अंशों की दूरी पे है। और सप्तमेश, सप्तमेश नीच की तरफ जा रहे हैं ना मैडम। तुला मंगल तो, राशि में नीच होते हैं सूर्य। हाँ वही कह रहा हूँ, सप्तमेश नीच की तरफ जा रहे हैं।
सप्तमेश नहीं, हाँ सप्तमेश नीच की तरफ जा रहे हैं। सप्तमेश नहीं, धनेश, धन के धनेश तो स्वामी। मैडम, धनेश तो क्या कहते हैं, मंगल है, मंगल। मंगल मंगल है ही की बात कर रही हूँ ना मैं। ना? हाँ, तो मंगल तो मैडम अच्छा मंगल, सॉरी, मंगल कर्क तो राशि मंगल में, तो अपनी कर्क में राशि है। की तरफ जाएंगे, हाँ भाई की मंगल अपनी जो है राशि की अपनी राशि की तरफ तरफ जा रहे जाएंगे। हैं, वो अलग बात है, वो बीच में है। हाँ, बीच में अभी अपनी राशि में नहीं जा रहे हैं, ये तो शुक्र की नहीं अपनी नहीं, राशि। राशि हाँ। मतलब ये है कि 6 के बाद 7, 7 के 8 उधर जाएंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। अभी टाइम लगेगा, अभी तो शुक्र की राशि में आएंगे। हम्म इसमें क्वेश्चन और क्या लेकिन है मैडम? इसका क्वेश्चन क्या, पहले तो ये बताया, कुंडली में क्वेश्चन क्या है? धन का अटकाव, धन का अटकाव मतलब क्या? मतलब धन रुका तो हुआ धन है। उनको चाहिए। धन कब मिलेगा? क्वेश्चन ये है क्या? क्वेश्चन यही है, धन रुका हुआ है, कब मिलेगा। अच्छा, ओके 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 और ओके। सप्तमेश जो है वो 6th हाउस में आ गए हैं। हाँ जी। अब हम देखेंगे, हमने धनेश देख लिए, और तो धनेश भी तो अष्टम में आ गया। अष्टम लेकिन में मेरे हिसाब से ना, जो मेन चीज आती है, जो इनका चंद्रमा है, चंद्रमा की तरफ हम बढ़ रहे हैं अभी। चंद्रमा ठीक है, नीच का हो अभी रहा है। चंद्रमा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी हमने लग्न लग्नेश देखा। अब हम द्वितीय भाव देख रहे हैं। द्वितीय भाव में गुरु और राहु बैठे हैं। ठीक है, तो राहु जो है वो द्वितीय भाव को बहुत अच्छा जो है वो नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा जो है नवम भाव में है, तो नवम भाव में तो ठीक फल देते हैं। अब आप देखिए चंद्रमा में पक्ष बल है या नहीं। टाइम देखिए, वो अमावस्या और या पूर्णिमा राशि के किसके नजदीक है। चंद्रमा वैसे मैडम शुक्ल पक्ष के हैं। शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि है। मेरे ख्याल से मैडम सप्तमी आएगी। शुक्ल पक्ष की सप्तमी है तो बहुत बली नहीं है, लेकिन फिर भी निर्बल भी नहीं। और चंद्रमा की एक अच्छी बात है कि वो अपनी उच्च राशि में है और नवम भाव में है। चंद्रमा तो मैडम नीच राशि में है ना, नीच भाव अपने नीच राशि में हो गए ना। अच्छा, वृश्चिक के हैं, वृश्चिक के हो गए तो नीच राशि में हो गया, इसका बल तो खत्म हो गया। ये और बली पक्ष बल थोड़ा है, पूरा खत्म नहीं हुआ। खत्म होने की उस पे यह अष्टमी के बाद खत्म हो जाता है, पर अभी थोड़ा सा पक्ष बल है चंद्रमा के पास और नवम भाव में है, लेकिन नीच राशि के हैं, तो वो चंद्रमा भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। ना चंद्रमा कर पाएंगे मैडम, ना धनेश कर पाएंगे। धनेश भी नहीं कर अब पाएंगे, अब क्योंकि आते हैं हम एकादशेश पे। अब हम एकादशेश पे आते हैं, तो एकादशेश एकादशेश देखिए द्वादश में चले गए वो द्वादश में चले गए, और और वो वक्री है। मैडम वहां जाके रेट्रोग्रेड भी हो गए हैं। वक्री है, तो वो भी कोई बहुत अच्छे फल नहीं दे रहे हैं। हम्म अब आप इत्तिशाल देख लीजिए, कार्येश और लग्नेश के बीच में, मंगल और गुरु के बीच में आप इत्तिशाल देख लीजिए, हो रहा है कि नहीं। मतलब इसमें तो गुरु लग्नेश और कार्येश एक ही हो गए ना दोनों। लग्नेश और कार्येश तो एक ही हो गए। कैसे। कार्येश में धनु राशि है, बृहस्पति की राशि होगी। धनु कार्येश जो है वो मंगल हैं और लग्नेश गुरु हैं। कार्येश 9 नंबर है ना मैडम, 9 जो यहाँ नंबर। पे 10वां हाउस है उसमें कार्येश, 9वीं राशि है। यहाँ 10। पे कार्येश जो है वो सेकंड भाव के स्वामी होंगे। धन का क्वेश्चन ले रहे हैं अच्छा, उसको लग्न बना देंगे। जी। कार्येश लग्नेश तो ठीक है, लेकिन कार्य का जो स्वामी, कार्य का मेन भाव है वो यहाँ पे द्वितीय भाव है। ठीक है। ठीक है, तो द्वितीय भाव का स्वामी कौन है, मंगल है। मंगल। तो यहाँ इत्तिशाल देखेंगे लग्नेश और मंगल, गुरु और मंगल के बीच में। हम्म तो अब आप देखिए इत्तिशाल हो रहा है, गुरु वक्री होके पीछे आगे चल रहे हैं और मंगल पीछे चल रहे हैं। कितनी डिग्री पे हैं, गुरु 20 डिग्री पे हैं और मंगल जो है वो
22 डिग्री पे है। 22 डिग्री पे है। 22 डिग्री पे। तो इत्तेशाल तो हो जाएगा, क्रॉस तो वो कर लेंगे। अब नहीं देखिए, मैडम, ये जो है मंगल तो आगे हो गया ना। 22 डिग्री पे मंगल है, 20 पे जुपिटर है, तो मंगल तो ऑलरेडी आ गया है। ये वक्री है ना गुरु, देखिए गुरु वक्री है ना जेटली साहब, तो पीछे गुरु चलेंगे ना ये। रेट्रोग्रेड है। तो मतलब इत्तेशाल पूरा पूर्ण इत्तेशाल नहीं है। और दूसरी बात है, वक्री ग्रह के साथ इत्तेशाल जो है वो शुभ परिणाम नहीं देता। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया कि वक्री ग्रह के साथ इत्तेशाल है। और इत्तेशाल हो भी रहा है कि नहीं, अभी दूसरे कंडीशंस भी देखिए। ताजिक दृष्टि है क्या? ताजिक दृष्टि है, शत्रु दृष्टि मिल रही है। तो इत्तेशाल भी जो है वो शुभ परिणाम वाला यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अब इस कुंडली में उम्मीद जो है वो कब दिख रही है? देखिए, चंद्रमा से कोई उम्मीद नहीं दिख रही। चंद्रमा जब गोचर करेंगे लग्न पे या लग्नेश पे, चंद्रमा बहुत जल्दी गोचर कर लेंगे, तब तक उनकी पोजीशन नहीं बदली। तो चंद्रमा दिनों में जो है स्थिति बदलने वाली नहीं है। अब सूर्य पे आते हैं। सूर्य पे अ, जब लग्न पे आएंगे, क्या तब कुछ स्थिति बदल सकती है? सूर्य लगन पे आएंगे मैडम, 6 महीने बाद आएंगे। 6 महीने बाद मंगल भी, चंद्रमा भी अपनी स्थिति बदल देंगे। बदल देंगे। राहु भी अपनी स्थिति बदल देंगे और जुपिटर भी बदल देंगे। जी। तो हम कह सकते हैं कि 6 मंथ्स के बाद जो है उम्मीद हो सकती है। अभी तो हाल फिलहाल धन आने की कम है। जी। 6 महीने में गुरु की वक्रता भी खत्म हो जाएगी हम्म। और राहु अपना स्थान धन भाव से बदल देंगे। तो उस स्थिति में जब लग्नेश मार्गी होंगे, सूर्य उन पे गोचर करेंगे, लग्न पे गोचर करेंगे, तब जो है उस स्थिति में धन का आना जो है वो पॉसिबल है। हम्म। इस कुंडली में हम यही निकाल सकते। तो इस तरह से हमें ये, हम इस कुंडली से और हमने जो कुंडली की, हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमको प्रश्न कुंडली देखनी है, क्या क्या चीजें प्रश्न कुंडली में देखनी है, किस तरह से ग्रह, किस तरह से भाव और दशा। अब इसमें हमने जो देखा, ये 6 महीने के बाद दशा कौन सी आएगी ये भी हम देख, कहीं मित्र उस भाव मित्र ग्रह की दशा आ रही है, तो जो हमारी अ, सिद्धि या क्वेश्चन की सिद्ध जो होना है वो होगा, पॉजिटिव होगा। अगर दशा शत्रु ग्रह की आ गई तो फिर से अटकाव आ जाए। गोचर तो हमने देख लिया, दशा पे अभी हमने बात नहीं, तो दशा भी देखना। ये सारी चीजें देख के अगर आप प्रेडिक्ट करते हैं तो आप जो है वो बहुत सटीक जो है उसके नजदीक जाके प्रेडिक्शन। और बाकी के इसमें योग मैडम देखिए। उपाय क्या, इसमें हम लोग उपाय क्या रिकमेंड कर सकते उपाय, बहुत सारे उपाय हैं धन के लिए, मैं आपको उपाय भी शेयर कर देती हूँ।
हाँ ठीक है। ये उपाय है, मैं शेयर। पहले तो जो बहुत कॉमन से उपाय हैं, वो उस ग्रह का, अगर क्रूर ग्रह बलवान हो रहा है तो उसका दान बताइए, और शुभ ग्रह अगर कमजोर हो रहा है तो उसके मंत्र, बीज इस मंत्र केस का में जाप। इस केस में क्या बोलेंगे मैडम हम लोग? इस केस में एक मिनट में कॉपी निकालू। देखिए, पहले तो राहु का दान बताइए। चंद्रमा ओके। को बलवान करने के लिए चंद्रमा का मंत्र जाप, चंद्रमा से रिलेटेड चीजों का यूज, सिल्वर पहने, व्हाइट कलर का यूज करें, व्हाइट दान यहाँ पे ना करें, ठीक है। और गुरु को भी यहाँ पे एनहांस करना है, गुरु से रिलेटेड मंत्र जाप बता सकते हैं। मंत्र जाप जो है वो हर तरह से, हर चीज के लिए अच्छा हो, चाहे वो ग्रह को स्ट्रांग बनाना या ग्रह को शांत करना, बीज मंत्र दोनों में ही राहत दे। तो गुरु का बीज मंत्र का जाप, मंगल यहाँ पे धनेश है, मंगल से रिलेटेड आप उपाय बता सकते हैं। हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा पढ़ें, और मंगल से रिलेटेड मंगल का मंत्र का भी ध्यान कर सकते हैं। तो ये आप उपाय बता सकते हैं। यहाँ पे शनि जो लाभेश है, शनि का दान भी बता सकते हैं। शनि भी यहाँ पे लाभ में थोड़ा रुकावट डाल रहे हैं। और मेन जो दान बता सकते हैं वो, आप जो दशा चल रही है, महादशानाथ और अंतरदशानाथ के से रिलेटेड दान या मंत्र जाप दशा तो मैडम कॉमनली। इसमें दशा तो इसमें मरकरी की चल रही है, बुध की। बुध की चल रही है ना, तो बुध का दान और बुध का ये बीज मंत्र का जाप सबसे इफेक्टिव। जो ग्रह जिसकी दशा चल रही हो वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो, उससे रिलेटेड दान जरूर बताइए। दान बता दीजिए। अगर अब जैसे ये षष्टेश है का दान ठीक हम्म, है, और बीज मंत्र बता दीजिए। इससे रिलेटेड जो भी देवता हैं उनकी पूजा बता दीजिए। गणपति गणपति जी की पूजा बता गणपति हो गया। दीजिए। जी, इनसे रिलेटेड जो भी भाव से या ग्रह से रिलेटेड देवता हैं, अगर नक्षत्र कोई ऐसा आ रहा है तो नक्षत्र के देवता हैं, उनकी पूजा बता दीजिए। उनसे रिलेटेड कोई दान बता, नक्षत्र स्वामी से। तो ये चीजें बहुत राहत देती हैं। और ये देखिए, ये मैंने उपाय शेयर किया, आपके पास ग्रुप में आ गए होंगे। देखिए, अटका धन प्राप्त करने के उपाय। शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक, वैसे भी ओवरऑल भी एक और रुकावट होती है धन प्राप्त करने में। आप सब कुछ कर लिया, कुंडली के हिसाब से आपने गोचर दशा सब देख, लेकिन कई बार कुंडली में कुछ दोष होते हैं। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, नवम भाव में आपके कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो वो, या सप्तम में भी, तो पितृ दोष देते हैं। और अगर कुंडली में पितृ दोष है तो धन की और संतान की, दो चीजों में आने में रुकावट आती ही आती। पितृ दोष कुटुंब दोष भी देता है, कुटुंब के लिए दोषी है, और धन प्राप्ति में भी। तो पितृ दोष के उपाय कर लीजिए। पितृ दोष के लिए सूर्य की उपासना, आदित्य हृदय स्तोत्र अगर रेगुलर पढ़ते हैं तो पितृ दोष जो है वो
बहुत राहत देता है। पितृ दोष के लिए अमावस्या को ब्राह्मण भोजन, और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक अगर पीपल के नीचे लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो घर में एटलीस्ट जहाँ पे आपका पानी का स्टोरेज है वहां पे सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए, तो ये पितृदोष से राहत देगा। और जो आपके कुल देव या कुल देवी हैं उनकी पूजा जब भी होती है वो हर परिवार की अलग अलग होते हैं, उनके जिस तरह से होती है उस नियम से पूजा आराधना पितृदोष में बहुत पितृदोष में राहत मिलती है तो धन आने के रास्ते खुलते हैं। मैडम पितृदोष लगता कब है? थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये जब चंद्रमा खराब होता है तब लगता है, या आपने जैसे बताया 7वें और 9वें घर में क्रूर गिरा है तब लगता है? कब लगता है पितृदोष? देखिए, नवम घर होता है पिता का, हाँ जी। नवम घर ग्रह भाव पीड़ित हो गया तो पितृदोष। और अगर कुंडली में सूर्य खराब है तो भी पुत्र पितृदोष होता है, क्योंकि पिता के कारक मदर नहीं है, चंद्रमा से उनका नहीं, पिता के कारक हैं सूर्य। सूर्य तो खराब हो जाएगा मतलब क्या हुआ मैडम? सूर्य अगर पीड़ित हैं, नीच के हैं, अस्त तो सूर्य कभी होंगे नहीं, राइट। नीच के सूर्य हैं, शत्रु ग्रहों से घिरे हुए हैं, पाप कर्तरी योग में हैं, या किसी ऐसे भाव में है उनकी दृष्टि है, ग्रहण योग है उसमें है, राहु केतु की दृष्टि है, अंश में है, तो इस तरह से सूर्य जो है वो पीड़ित हो। तो जब सूर्य अच्छी उसमें नहीं है स्थिति में तो वो भी पितृ दोष का संकेत दे देंगे आपके। अगर अगर सूर्य अगर 12वें घर का मालिक हो तब भी क्या हम बोलेंगे पितृदोष है? 6, 8, 12 में हो तब भी हम बोल सकते हैं? नहीं, 6, 8, 12 नहीं, पितृ दोष होता है नवम भाव से। 6, 8, 12 से 12 में, वैसे 8वें में सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है। नहीं, अब मैंने 6, 8, 12 के मालिक हो, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे। 6 में सूर्य अच्छा होता है 6 में अच्छा, और 12 में? और 12वें में सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम भी नहीं होते, बहुत बुरे भी नहीं होते, कुछ स्थिति में सूर्य अच्छे परिणाम भी देते हैं। जैसे अगर जातक विदेश में जाके नाम कमाना चाहता है तो 12वें का सूर्य बहुत अच्छा होता ओ, इसे पितृदोष नहीं लगता ना इसमें? है। नहीं, 12वें से नहीं लगता। मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि जी, मेरी कुंडली में मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को पितृदोष है। अगर सूर्य पीड़ित है, पाप कर्तरी में है, नहीं, पीड़ित भी नहीं है, पात कतरी भी नहीं है, 10वें घर में बैठे हुए हैं बुध के साथ में। तो बुध आदित्य योग है, पितृदोष कैसे हो जाए? पता नहीं मुझे, तभी मैंने आपसे पूछा, मुझे बिल्कुल इसका अंदाजा, नहीं मुझे किसी ने बोला था जब चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, राहु केतु से जब प्रभावित हो जाते हैं तब पितृदोष लगा, मुझे किसी ने बोला था कि मेरे नहीं, जो चंद्रमा चंद्रमा, से राहु केतु से पीड़ित है तो वो ग्रहण दोष होगा। मेरे को लोग पितृदोष बोलते हैं, मुझे तभी मैंने आपसे पूछा आपसे। नहीं, ग्रहण पितृदोष दोष नहीं होगा अच्छा। और ग्रहण योग होगा। और वो चंद्रमा अगर पीड़ित है तो वो आपकी मदर के लिए ठीक मदर नहीं। वो, हाँ दैट आई अंडरस्टैंड, वो तो ठीक कह रहे हैं आप। जी, मदर क्योंकि के लिए मुझे ठीक बहुत, नहीं होगा। हाँ मुझे बहुत लोगों ने बोला है, और बहुत लोगों ने। सूर्य और बुध अगर दशम भाव में बैठे हैं तो वो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आदित्य बुध आदित्य योग बन रहा है। कार्य भाव में सूर्य तो हमेशा नाम नाम देते हैं, फेम देते हैं, गवर्नमेंट से सपोर्ट दिलवाते हैं। नहीं, मैं नाम तो मैंने काफी कमाया अपना, तो वो आई सूर्य डिड वेरी आपके वेल। दशम में है तो नेचुरली आप नाम कमाएंगे। और बुध के साथ हैं तो वो अच्छा योग बनता है। बुध जो है वो वाणी के हैं और वाणी से आप नाम कमाएंगे, बुध हाँ, मेरा व्यवहार। काम सर वाणी का ही था मेरा बेसिकली। बिल्कुल, वो आपके सामने ही है, वेरिफिकेशन भी आपका हो गया है। तो ये पितृदोष के कारण नहीं है। ओके, थैंक यू। देखिए, पितृदोष जब होता है ना तो वो संकेत अपने आप मिलने लगते हैं। पितृदोष होने से ग्रह कलह होती है, संतान आपके कहने में नहीं चलेगी, संतान से आप परेशान रहेंगे, या संतान खुद परेशान रहेगी, सही एजुकेशन नहीं होगी, सही रोजगार नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारी, और जनरली रोजगार में परेशानी होगी, पैसे के आने में प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं पैसा आएगा भी तो वो
नुकसान की तरफ चला जाए। ये ओके। पितृदोष के, और हमेशा नहीं, हमेशा जो भी योग है दशाओं पे, गोचर पे निर्भर। वो गोचर आएगा, वो दशा आएगी, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अब मैं परेशान हूं, बिना किसी कारण के लॉस हो रहे हैं, बिना किसी कारण के घर में शांति खत्म हो रही है। छोटी मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, रीजन कुछ नहीं है लेकिन फिर भी शांति। तो इस तरह से ये संकेत मिल जाते हैं। तो पितृदोष का मैम तो जैसे सबसे उपाय करते हैं पितृदोष वगैरह का सबका करा, तो अब कुछ टाइम बाद कुंडली देखी तो वो क्या उसमें अलग चार्ट बन जाता है, या पता कैसे चलता है कि वो पितृदोष हट गया है या वो रहता ही है? जन्म कुंडली से कोई भी दोष कभी हटता नहीं है। जन्म कुंडली में जो आ गया दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। लेकिन उपाय से 100% कोई भी चीज खत्म नहीं होती है। रिलैक्सेशन हो जाए, जैसे अगर कोई किसी को कोई डिसीज है, मेडिसिन लेते हैं, हमें पेन है, हम पेन किलर लेते हैं, पेन किलर हमें रिलीफ दे दे, लेकिन पेन जाता नहीं। तो यही उपायों का है, कुछ उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, उनकी ताकत कम हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होंगे। जो कर्म, जो ये हमारे योग कुंडली में बनते हैं हमारे प्रारब्ध से, हमारे कर्मों से, और कर्म जो है वो विधाता भी नहीं मिटा सकता, ठीक है। विधाता भी कहता है मैंने अपने आप को इस फील्ड से अलग रखा है, कर्मों का फल तो मुझे भी भोगना पड़ रहा है। भगवान राम को भी भोगना पड़ा था, भगवान कृष्ण को भी भोगना पड़ा था, तो वो कभी खत्म नहीं होते। कर्म तो कल्प कल्प तक भोगने ही पड़ते हैं, और जब तक कर्मों का भोग पूरा नहीं हो जाता, ऋण खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम जीवन मरण के चक्र से बाहर नहीं आ सकते। तो ये हमारे ज्योतिष की फिलॉसफी है। और ये जो कर्म है हमारे, जरूरी नहीं है इसी जन्म में हमको फलित हो जाए या अगले जन्म में ही हो जाए। कुछ कर्म जो है हमें उनका हिसाब इमिडिएटली मिलता जाता है फल, कुछ जो है वो सुप्त अवस्था में आ जाए, वो पता नहीं किस जन्म में जागृत होंगे और उसका फल हम तब भोग, लेकिन मैम ये भोग के ही दुनिया से। रिलैक्सेशन टेक्निक, मतलब जो रिलैक्सेशन होता है वो दिख जाता है या नहीं दिखता है वो भी? क्या चीज? जैसे मैम जैसे आपने बोला कि जाता नहीं है, बट वो रिलैक्सेशन हो जाता है एक तरीके से, तो वो मतलब हम लोग जो जाता है वो उसको जस्ट फील करेगा, पर कुंडली में तो वो सेम ही बना रहेगा ऐसे कुंडली तो उसमें। नहीं बदलेगी, कुंडली नहीं हाँ, बदलेगी। हाँ, आपको चलित कुंडली में थोड़ा फर्क दिखाई देने लगे, चलित कुंडली हमारी बदल जाती है, बदल तो जाएगा। उसमें थोड़ा फर्क दिखेगा ग्रहों के अकॉर्डिंगली, और हमारा ट्रांजिट हमें थोड़ा बताएगा। लेकिन जन्म कुंडली तो फिक्स्ड है, वो तो कभी बदलती, और कर्म भी फिक्स्ड है। लेकिन यही है, जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए एक्सीडेंट होना है, कर्म में आज हमारे लिखा है, हमारे योग है, अगर हम सडन होता है, हेड टू हेड कॉलिजन हो जाएगा, आप इमेजिन कर सकते हैं कितना हमें इंजरी या कुछ भी फेस करना पड़ेगा। और अगर हमको मालूम है, पहले से नजर आ रहा है कि ये एक्सीडेंट होने वाला है, और हम थोड़ी भी सावधानी कर लेते हैं, तो अगर हो भी जाएगा तो थोड़ा तो बचाव हो ही जाएगा। जो हेड टू हेड है वो नहीं होगा, थोड़ा सा टकरा के चले। अगर हमको पहले से कुछ समझ आ गया कि ये एक्सीडेंट होने वाला है, तो बचाव कर सकते हैं। यही उपाय से या ज्योतिष का काम। ज्योतिष हमें आने वाली घटनाओं के बारे में बता देता है, हिंट दे देता है, तो हम उनके लिए एक तो सबसे पहली बात मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये इस टाइम पे कुछ हमारे ऊपर जो है जो परेशानी आ सकती है, कुछ लॉस हमारा हो सकता है, तो उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, या हम उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो वो इतना बड़ा झटका नहीं लगता। ये ज्योतिष हमारी हेल्प करता है, और जब हम उपाय करते हैं तो थोड़ा सा बचाव और हो जाता है। अगर हम कहें कि नहीं ये योग तो बिल्कुल बदल जाएगा, बदलेगा नहीं, उसमें परेशानियों में थोड़ी हम राहत, और कुछ नहीं तो हमारा मेंटल स्टेटस स्ट्रांग हो जाएगा, हम उसको बियर कर,
इजीली क्लियर। तो ये चीजें हमें उपाय देती है मेंटली। हम मंत्र जाप क्या करते हैं? मंत्र जाप आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बना, तो उससे जो है आप जो भी आने वाली परेशानियां उनको बियर कर, ये फर्क। मैंने पापा की कुंडली भी बनाई तो है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ ज्यादा। आपने कुंडली आपने भेजी है? हाँ, एक मैंने लग्न के हिसाब से बनाई है जो उनके टाइम ऑफ बर्थ है, और एक मैंने जब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था वो मैंने टाइम नोट कर लिया था, उस हिसाब से बनाई है। ओके। मतलब बनाई क्या मैम, मतलब वो उसी में देखी थी आपने? हाँ मैंने देखी तो थी। अलंकृता, आपको टाइम ठीक से पता है? हाँ सर, टाइम पता है। सही टाइम है एकदम? टाइम, हाँ हाँ, 8 AM ही है, मतलब जो बर्थ ओरिजिनल टाइम ऑफ बर्थ है। और जब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था उस वक्त 4:51 PM हो रहा था। हम्म। इसमें आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये था कि जो कोर्ट केस चल रहा है तो वो पापा के फेवर में ही आएगा या पापा केस हार जाएंगे, ये था मेरा क्वेश्चन। जन्म कुंडली इस प्रश्न का उत्तर सटीक नहीं देती है। जन्म कुंडली बताएगी कि कोई लीगल एक्शन होगा, हाँ ठीक है? हाँ प्रश्न कुंडली इसका जवाब देगी। जी। प्रश्न कुंडली से अगर आप लोगों के ग्रुप में है तो आप देख सकते हैं प्रश्न कुंडली पे। देखिए एसेंडेंट है यहाँ पे, ये है मेष राशि की कुंडली है। मेष राशि में लग्न में कोई भी ग्रह नहीं है, सारे ग्रह सप्तम में बैठे हैं। सूर्य हम्म। सप्तम में है, शनि ओके सप्तम में है, बुध ओके। सप्तम में। सप्तम तो मतलब इसका मतलब ये हो गया अपना ऑपोजिट, और ये जो और ओपोनेंट हो गया जो ओपोनेंट हो गया ना, वो स्ट्रांग हो गया बेसिकली, तो इसमें तो स्ट्रांग हो गया। ये ओपोनेंट हम्म, अलंकृता है, स्ट्रांग है। हम्म। सप्तमेश कहाँ गए हैं? मेष सात सप्तमेश वाले नहीं है मैम, अष्टम में सातवें चले घर गए। में बैठे अष्टम। हाँ। सप्तमेश अष्टम में चले गए और रेट्रो हो गए, तो जी। ये एक पॉजिटिव आपको मिल रहा है पॉइंट। अच्छा। मंगल मंगल शनि की राशि में है, और देखिए इसमें जो भी डिसीजन होगा वो बिना भेदभाव के बिल्कुल न्याय संगत होगा, ठीक है? अगर आपको लगता है कि उन्होंने वकील को पैसे देके मिला लिया या जजमेंट में कोई गलत डिसीजन होगा, ये ऐसा नहीं होगा। मैम जो भी मैंने जैसे जो जैसे पापा को फंसाया हुआ फंसे हुए हैं, वो बहुत सालों से चल रहा है केस, 2002 से चल रहा है। ओके, क्या ये आपका जमीन से रिलेटेड केस है? जमीन मतलब पापा जैसे प्रॉपर्टी से? ओएनजीसी में थे, ओएनजीसी में थे, और उनका मटेरियल्स मैनेजमेंट था डिपार्टमेंट, तो उसमें कुछ टेंडर टेंडर से रिलेटेड था वो कुछ उनका। तो वो टेंडर ऐसा था कि वो लगा दिया उनपे कि उन्होंने जानबूझकर ज्यादा पैसों में उसको मतलब वो पास कर दिया, जबकि वो सब उनके हायर अथॉरिटीज ने करा था, पापा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उनको तो साइन करना ही पड़ा था। तो मतलब उन्होंने मना भी करा था, तो अब सारे जो बड़े लोग हैं वो तो निकल गए, पापा की कुछ गलती नहीं थी, वो फंसे हुए हैं, और एक आध और शायद जना फंस रखा है अभी तक, और जितने देखिए जिन्होंने करा था वो एक तो तो निकल गए आपको सुप्रीम से। इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत संभल के करनी चाहिए। ओके। जहां आप डॉक्यूमेंटेशन से ही फंसे हैं और आगे भी डॉक्यूमेंटेशन ही आपके खिलाफ जा सकते हैं, तो बहुत सोच अच्छा। समझ के करिए। और जो भी डिसीजन होगा वो जजमेंट जो है वो न्याय से ही होगा, उसमें जजमेंट में कोई भी पक्षपात कोई नहीं वो बात नहीं है। होगा। डिले बेशक हो रहा है लेकिन पक्षपात नहीं होगा। ओपोनेंट्स स्ट्रांग हैं, थोड़ा सा संभल के चलना है। और आपका और ये सप्तमेश जो है एक अष्टम में गए हैं, ये ओपोनेंट्स के खिलाफ जा रहा है, ओके। तो ये उम्मीद है कि ये केस आपके फेवर में आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, डिले इसमें। हम्म।
ठीक है, इसमें सूर्य भी लग्न को दृष्टि दे रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत है। तो यहाँ भी अभी टाइम लगेगा इसमें। और द्वादशेश गुरु जो है वो चतुर्थ में आए हैं। गुरु की दृष्टि और मंगल को स्ट्रांग बना रही है। केस जब भी सॉल्व होगा इस बात से निश्चिंत रहिए, षष्ठेश भी जो है वो सप्तम में पहुंच गए हैं और पंचमेश सूर्य सप्तम में है, लेकिन लग्न को दे रहे हैं दृष्टि। तो केस तो होगा, आपके फेवर में जाएगा, लेकिन एज पर रूल्स जाएगा। ठीक है, और लेकिन अभी थोड़ा सा डिले हो और डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखिए, उसमें कोई गलती ना हो। ठीक है। ठीक है, तो आज का हमारा डिस्कशन हम यहीं खत्म करते हैं। और आप लोग कुंडलियों पे लगाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। और कुंडलियों पे लगाते रहिए, जितनी कुंडलियों पे लगाएंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज्यादा आप कृष्ण शास्त्र को समझ पाएंगे। और जो भी कोर्सेज आ रहे हैं बेसिक का जरूर कर लीजिए, यदि आप वाकई एस्ट्रोलॉजी में आना चाहते हैं। बेसिक्स आने बहुत जरूरी है। जब हम बेसिक क्लियर हो जाते हैं तो ही आगे की स्टडीज करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन आज के लिए है क्या? अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। शर्मा सर, मिश्रा सर, आपके सर डाउट्स क्लियर हो गए सब? जेके मिश्रा जी, जी क्लियर हो गया। कोई थैंक अगर कोई भी डाउट हो सर पूछ सकते हैं अभी आप। बिल्कुल पूछ लिया जी मैंने। थैंक यू। ठीक, अदरवाइज बाद में भी आप कर सकते हैं, मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं। यू एनी टाइम, कोई प्रॉब्लम। गीत साबू सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? साबू जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट? नो सर, ये नाग कन्या दोष बाधा राशि में बुध है, सिंह राशि में। ये नाग कन्या दोष के रेमेडी क्या है मैडम? जी, बुध ये बुध किस राशि में? बुध सिंह राशि में, बाधा राशि में। फिफ्थ राशि में। तुला लग्न सिंह राशि में बुध है। ये अच्छा, नाग कन्या दोष है, इसमें क्या रेमेडी है? नाग कन्या दोष की रेमेडी, देखिए उसके लिए एक तो आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे इजी तरीका जो है वो है सूर्य को अर्घ दीजिए डेली। और दूसरा इसका है कि शिवलिंग पे डेली जल चढ़ाइए और मंडे को दूध, कच्चा दूध और जल चढ़ाइए उसके, सबसे बड़ी रेमेडी है। और उसके अलावा आप शिवलिंग पे जब भी मंथ की शिवरात्रि आती है उस पे आप तांबे के जो है वो नाग चढ़ा दीजिए, जोड़ा, नाग का जोड़ा तांबे का शिवलिंग पे चढ़ा, मंथ की हर शिव जितने शिवरात्रि का आप चढ़ा सकते, क्लियर उनसे मैडम, क्लियर क्लियर। 5 ओके 5। जी तो सर आप ये रेमेडी कीजिए और बताइएगा रेमेडी का। जैसे मैम ने बताया है, 2-3 रेमेडीज बताई हैं कि सूर्यदेव को अर्घ दीजिए और शिवलिंग पे जल और कच्चे दूध का अभिषेक कीजिए, और शिवरात्रि पे जो है नाग नागिन का जोड़ा जो है तांबे का, जैसे मैम ने बताया है, वो आप चढ़ाइए। तो आप इसको एक बार कीजिए और बताइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। जी, फीडबैक भी दीजिए कि
कैसा क्या फील हुआ? मतलब कितना इफेक्ट आया, कितनी इफेक्टिव लगी आपको रेमेडी, और ये प्लीज बताइएगा ये। और कोई पूछना चाहेगा कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्वेश्चन तो है ही नहीं। बस यही कहूंगी मैम से, आप मैम एक बार जो भी बुक वगैरह हमें लेना है एक बार ये जरूर मुझे हमें बता याद है, दीजिएगा। मैं डेफिनेटली, तेजिंदर सर मुझे प्लीज प्लीज रिमाइंड करवा दीजिए। ठीक है, मैं आपको मैसेज भेज दूंगा मैं। ये आजकल कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा शेड्यूल टाइट है, बिजी है, कि मुझे याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड ओके। करा दूंगा, तो जी आप फोटो खींच के भेज तो दीजिएगा। हाँ, फोटो खींच के मैं भेज दूंगी, तो मुझे रिमाइंड जरूर। श्योर श्योर, बिल्कुल। जी जी मैम, सर मैम को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज लास्ट डे अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट क्या करें जी, खत्म हो मुझे गया भी हमारा अच्छा क्लास। नहीं लग रहा है। डेली मुझे, जी जब मैं बहुत टाइम भी नहीं होता, फिर भी मुझे एक दिमाग में वो रहता है, आज क्लास है, आज क्लास है, आज क्लास है। यस मैम, कोई अच्छा बात नहीं, लगा, ये गीता। मेरे साथ भी है ये। अभी हम बहुत जी अच्छा लगा नेक्स्ट आप कोर्स ला लोगों रहे हैं, से अलका, मिलके। अलका मैम का कोर्स ला रहे हैं, वो आप कोर्स ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा आपको। जी, उनका यस कोर्स सर। मैं आप करके देखिए, उनसे पढ़ के आपको ऐसे चीजें ना माइंड में फिक्स हो जाएंगी कि आप चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। बहुत अच्छे से समझा देते सर अभी अच्छी उनकी मैं बात है, समझा। उनकी मैं डेमो क्लास में अरेंज करूंगा मैं। जी। मोस्टली 27 या 28 को जी उनकी क्लास होगी। मोस्टली 28 को होगी, आज मैं बात कर रहा था मैम से। जी, तो आप डेमो क्लास ज्वाइन कीजिएगा पहले आप। आप डेमो क्लास ज्वाइन करिए, और वो बेसिक्स की क्लास आप लोग जरूर करिए। प्रश्न कुंडली जी समझने के सर। लिए बेसिक समझना बहुत जरूरी है, बहुत जी बेनिफिशियल। मैम, ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसके लिए मुझे टाइम निकल पाऊँ मैं। जी जी 100 में 95% कोशिश है कि मेरा हो जाए। जी, 5% में कह नहीं सकती, क्योंकि मेरे शेड्यूल ऐसे हो जाता है जब मैं बिजी होती हूँ। तो कोई बात डेफिनेटली नहीं। मैं कोशिश कर रही हूँ। और एक कर रोल, लूंगी मैं एक रोल जैसे एक उनसे। रोल एक रोल ना मेरे लिए निकाल के रखिएगा अपनी मूवी के लिए। तो आई वुड लाइक टू डू ए रोल इन योर मूवी। यस सर, मैं खुद ही अपने फ्यूचर मूवी के लिए राइटिंग कर रही हूँ। जी ठीक है, आई थिंक क्योंकि नेक्स्ट। राइटिंग में काफी टाइम है, तो उसके लिए मैं अपनी अपने प्रोडक्शन के लिए लाइफ में ये है कि सॉरी, जी बोलिए बोलिए बोलिए। सही है कि फ्यूचर आप राइटिंग कर रहे हो, जिसके लिए जो भी होता है ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को हो सके दिल्ली दिल्ली साइड या तो यूपी साइड मेरा शूट हो, उसमें प्लानिंग है। देखते हैं क्योंकि फिल्मों में बहुत टाइम लगता है, और हाँ, सीरियलों में क्या होता है, हर डेली शूट करो, शूट करना है, फिर डेली टेलीकास्ट होता है वही। लेकिन फिल्मों का ना सर बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो टाइम लगता है। देखेंगे कहाँ कहाँ होता है शूट। श्योर श्योर, बिल्कुल। अच्छा। सॉरी, मैं एक चीज पूछना भूल गई मैम, आप कहाँ रहती है? मैं रहती हूँ मोहाली में, चंडीगढ़ के पास में। ग्वाली मतलब चंडीगढ़ के पास में? ठीक, मैं काफी टाइम से पूछना चाह रही थी कि मैम एक्चुअली रहती कहाँ है। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में ही है, मोहाली, पंचकुला एंड चंडीगढ़। मैं मोहाली में जी रहती हूँ, चंडीगढ़ के अच्छा, पास में ही है। ठीक है, अगर मेरा उस साइड का शूट रहा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी और whenever कि you हमारा। come, आप मुझे इन्फॉर्म करिए, और आप जरूर मिलने आइए। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा होता रहता है, कभी हरियाणा हो गया। हाँ तो बेसिकली मैं भी हरियाणा से हूँ। अच्छा, आप हरियाणा से हैं? तो जी मैम, हरियाणा रेवाड़ी। अरे वाह। रेवाड़ी, ओके, दैट्स नाइस। हाँ, के पास ही है फिर। थैंक यू। जी, तो मेरा मैं आप हरियाणा चंडीगढ़ सभी से साइड में कहना शूट चाहूंगी, चलता कोई रहता है। भी अगर यहाँ विजिट करता है तो मुझे इन्फॉर्म करके मिलने आइए, मुझे बहुत खुशी होगी। तेजिंदर जी, आप भी। जी मैम, मैं श्योर, बिल्कुल मैम, बिल्कुल जरूर आएंगे। जी रविंदर सर, आप कहाँ, दिल्ली में? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से, बिल्कुल आपके होम। दिल्ली कहाँ पे? दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, जनकपुरी। अच्छा, चलो, वेस्ट दिल्ली। अच्छा, जनकपुरी। जनकपुरी से। यस सर। जनकपुरी में कहाँ पे? जनकपुरी का तो मैं भी हूँ यार। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं B1 में रहता हूँ। कहाँ पे? आप B1 में हैं सर? मैं B1 में अपना अमर लीला हॉस्पिटल के पीछे। अच्छा, आप यहीं दिल्ली के ही हैं सर आप? हाँ जी।
आप तो मेरे अरे वाह। नेबर निकले मेरे तो। अरे मिलने आऊंगा सर आपसे मैं, डेफिनेटली, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और डेली चक्कर लगता है हमारा तो सही। ओके। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट क्लास में पता तो लगा सर डेंजर है पूरी से। गुड सर, गुड। सर मैं भी जब भी आऊंगी उस साइड में आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी, मिलूंगी। शूट चलता रहता है मेरा, दिल्ली, हरियाणा, कभी राजस्थान में, ये सब में चलता रहता है। एंड एमपी साइड हो गया, यूपी साइड, चंडीगढ़, बहुत सारे होते रहते। तो ऐसा कभी पॉसिबल रहा तो मैं आप लोगों से जरूर मिलूंगी। डेफिनेटली डेफिनेटली Definitely. जरूर मिलेंगे। तो बहुत मिस करूंगी इस क्लास को। आपने और मैम ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैं कभी उम्मीद नहीं थी कि शायद ये मेरा कभी एम भी होगा, लेकिन अब घुस गई हो तो मैं पूरा करके रहूंगी। बिल्कुल, अब आपने एंट्री हो गई है तो अब आप इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये नहीं शास्त्र मैम, मेरे को बुलाता छोड़ना है, नहीं है। खुद बुलाता है ये शास्त्र। ठीक है, तो बिल्कुल जी आपको भी बुलाया गया है, तो अब आप इससे बाहर मत जाइए। जी बिल्कुल मैं करूंगी। थैंक यू सो मच, दिल से आपको मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ। आपने इतना अच्छा समझाया। राजेंद्र सर ने सच में, आपने मुझे मैसेज किया, बहुत बहुत वेलकम, और हम आपके बहुत ब्राइट फ्यूचर की कामना सडनली करते मेरे हैं। पास आया। आपको मैं थैंक यू दिल से, कि बहुत थैंक यू सो मच। यही है, वेलकम। गणपति में आपको भी पापा से थैंक यू। यही उम्मीद थी कि पापा कम से कम ये हो जाए, मेरा हो गया सच में। चलिए, मैं बहुत बहुत खुश अच्छी हूँ, बात है मतलब कि क्लास छोड़ते लास्ट छोड़ते खुश क्लास हूँ। में आपको इसी जी क्लास के दौरान ये अचीवमेंट मिल गया, हम लोगों को भी बहुत खुशी है। और ऐसे ही आप तरक्की जी करते रहिए बिल्कुल। लाइफ में, हमारी यही आपके लिए ब्लेसिंग्स। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक कहा। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। ऑलवेज मिस यू सर, मैम, एवरीवन, सबको मैं मिस करती रहूंगी। हम भी सभी को मिस करेंगे। बहुत अच्छी एक फैमिली की तरह क्लास हो गई थी ये, बहुत अच्छा रहा। अभी आपको आधे लोग जो जी है, अभी आपको आधे लोग जो है अलका मैम की क्लास में मिलेंगे, चिंता मत करो। बिल्कुल। ठीक है। ठीक। ठीक है सर, मैं कोशिश में टाइम निकाल के करने की कोशिश करूंगी। ठीक है श्योर ना सर, श्योर, बिल्कुल जो बिल्कुल। भी होगा, मोस्ट जैसी वेलकम, प्रॉब्लम आती है मैं बिल्कुल आप लोगों को कांटेक्ट करूंगी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नो प्रॉब्लम। ओके, ओके जी, थैंक यू। चलिए फिर मैम वाइंड थैंक अप यू करते हैं, आज का सर। सेशन को वाइंड हाँ अप जी, करते हैं। थैंक थैंक यू। ओके, गुड थैंक यू जी। नाइट एवरीवन, गुड नाइट सर गुड मैम, नाइट। गुड नाइट गुड एवरीवन, नाइट, गुड नाइट गुड तेजिंदर नाइट, जी, गुड नाइट जी। मैडम, गुड नाइट जेटली जी। गुड नाइट, गुड थैंक नाइट। यू जी, एंड गुड नाइट एवरीवन। हैड अ नाइट। वंडरफुल टाइम। आप मैडम, सबका थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। शुक्रिया, आप सबने बहुत अच्छे से इस कोर्स को सक्सेसफुल बनाया। आप जी, सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और होपफुली हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट कोर्स में मिलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। ओके जी, गुड नाइट सर, गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट एंड बाय। बाय बाय।